हुआ है ना स्टार्ट? ठीक है सर। हो गया था, ठीक है। अच्छा चलो सर, ज्योति चलो। तो हम लोग सर सेबी एक्ट, हाँ, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट का पढ़ाई है। सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएसईएमए फाइनल, हर जगह में आपको ये लॉ जानना जरूरी होता है। इवन एलएलबी के केस में भी, अगर आप एलएलबी या एलएलएम करते हो, वहाँ पर भी सिक्योरिटी लॉ इज अ बिग थिंग सर। सो आपको मैं काफ़ी डिटेल्स जानकारी कोशिश कर रहा हूँ देने का सेबी एक्ट के अंदर। ऑलमोस्ट इससे पहले हम लोगों ने इस कैपिटल मार्केट लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ के अंदर सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े थे। आई होप आप लोगों को याद है ना, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशंस एक्ट, SCRA 1956 वाला जो एक्ट था। बहुत डिटेल्स में वहाँ पर बातचीत हुआ था स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, लिस्टिंग। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से हमारे स्टॉक मार्केट को डेवलप करने के लिए चालू हुआ था, उसके रिगार्डिंग SCRA में बोला हुआ है। लेकिन 92 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 1992 ऑनवर्ड्स सिचुएशंस थोड़ा और बदल गया, ठीक है। और बदल गया मतलब बदल गया इन द सेंस 92 के बाद हमारे देश में स्टॉक मार्केट को और ज़्यादा डेवलप करने का ज़रूरत पड़ा। मतलब और ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस और ज़्यादा टफनेस, इसलिए ताकि इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है सर। ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में रहना चाहिए, ओनली वन ऑब्जेक्टिव इज देयर, इन्वेस्टर का राइट प्रोटेक्ट करना, ठीक है। मतलब एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एज ए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका राइट प्रोटेक्ट हो, इसके लिए एक लॉ में एक टफनेस होना चाहिए, ठीक है। अगर लॉ टफ होता है तो लोगों को डर होता है, और डर के कारण वो लोग एक, मतलब सिंपल बात है सर, एक ऑनेस्ट प्रैक्टिस का चांसेस बढ़ेगा। बिकॉज ये पूरा मनी मार्केट एरिया है, ठीक है, पैसा का बात है, तो इधर उधर होने में समय नहीं लगता है ना, पैसा इधर उधर होने में समय नहीं लगता। मतलब बहुत सारा केस हो सकता है, फ्रॉडुलेंट यूज हो सकता है इन्वेस्टर का पैसा। तो सेबी एक्ट का जो मेन एरिया है, जैसे कि आप लोगों को पता है 90s के ज़माने में जब मार्केट इकोनॉमी को ओपन किया जा रहा था, और उन दिनों करप्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। करप्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत को, एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद ये भारत की एक मतलब रहा है सर, करप्शन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। बिकॉज वही प्रॉब्लम क्या है ना, जब वेरी फ्यू लोगों के पास पावर होता है ना, तो ये मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब आप बात समझ रहे हो सर, मतलब मोनोपोली इन एनी सिनेरियो इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। सो भारत नाम का डेमोक्रेसी था, लेकिन ये भारत का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा था कि हर एक चीज में जहां भी पैसा का सुगंध आता था, उस जगह में एक मैनिपुलेशन टेक्निक चलता था। तो ये कुछ बहुत सारा, जिसके ऊपर आप लोगों ने SCRA में, मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि किस तरह से मतलब म्यूचुअलाइजेशन हुआ था, ठीक है, डेमोक्रेसी लाया गया था स्टॉक मार्केट में। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लॉ में पढ़ा है। सो करेंटली जो सेबी एक्ट का जो बात मैं कर रहा हूँ 1992, और उसके साथ में आपको आगे आगे 2015 का जो रेगुलेशंस है, ठीक है, जो LODR मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जो और भी काफी डेवलपमेंट हुआ है 2015 ऑनवर्ड्स, ठीक है, सेबी का LODR का, ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो डे बाई डे सेबी इंप्रूव कर रहा है। और इन्वेस्टर्स का पैसा मार ना जाए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करे, कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करे, कम से कम इतना तो उनको पता चले, ठीक है, मार्केट रिस्क शुड बी देयर, बट कम से कम करप्शन रिस्क तो कम हो, ठीक है। करप्शन या फिर मैटर जो है, ये सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। इसके लिए लॉ इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है। जैसे आप लोगों को पता होगा ये इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में हर्षद मेहता जी ने क्या किया था आप लोगों को पता है ना। इसके ऊपर रिसेंट ट्रेंड में मूवीज वगैरह भी हुआ है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ इन एनी काइंड ऑफ, हर्षद मेहता तो बस एक बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने मार्केट को अपने दिमाग से मैनिपुलेट भी किया था। गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशंस में जगह था, ठीक है, मतलब ब्लू फॉल्स थे, ठीक है, उसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके मैनिपुलेट किया और मार्केट को अपने हिसाब से चलाया। तो मार्केट सबके लिए है ना, ये सबका मार्केट है। तो सबके मार्केट के लिए रूल्स भी सबके लिए एक इक्वलिटीज की तरह होना चाहिए, तभी जाके मार्केट में पब्लिक को कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज स्टॉक मार्केट एक जुआ जैसा अड्डा हो जाएगा सर। सो ये कभी भी बॉदर नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए सेबी एक्ट 1992 और बेहतर वे में SCRA के बाद बनाया गया सर, ठीक है। तो सेबी एक्ट में हम लोग लास्ट 2 क्लास किए हैं काफी डिटेल्स में। मैं फिर से आप लोगों के साथ बाकी मैटर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है
मैं क्या क्या अभी तक आपको बोला। अच्छा, मैंने नोट शेयर किया रहता था, नहीं किया ना, जो अनिमेश में मुझे बोल रहा था, तो सर सेबी का नोट शेयर नहीं किया, सेबी नोट शेयर बाकी है ना। चौथा, ज्योति, सेबी सेबी नोट शेयर किए कि नहीं किए, बोलो ना। हेलो, किसी का भी आवाज नहीं है। मैं कनेक्टेड हूँ क्या। हेलो अनिमेश, मेरा आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को। हाँ साउंड आ रहा है आपका। ओके, कुछ नेटवर्क इशू है। ठीक है, देखो, तो बेसिकली सेबी एक्ट 1992 एंड एलओडीआर 2015 के हिसाब से हम लोग 2015 का एलओडीआर मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसमें बाद में आएंगे। जब तक सेबी कंप्लीट नहीं होता तो सेबी के एलओडीआर में नहीं पहुंच सकते सर। चौथा आवाज আসছে। है सर। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो जो चीज अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि रोल, पावर्स, फंक्शंस ऑफ सेबी, ठीक है, सेबी का रोल क्या है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इवन हम लोग काफी सारा मतलब केस लॉ भी देखा है, ठीक है। आज भी एक केस लॉ मैं आप लोगों के लिए रेडी किया, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे आइडेंटिफाई हाउ सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया अंडर रेजोल्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली सेबी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते हैं। अंडरस्टैंड द प्रोहिबिशंस ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, सब्सटेंशियल एक्विजिशंस ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल, ये सब मैंने लास्ट वीक चर्चा किया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नो दी पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशंस, ठीक है। मतलब अगर सेबी सेबी अगर अपना काम प्रॉपरली नहीं करता है, या सेबी रिलेटेड अथॉरिटी अगर प्रॉपरली कोई भी काम नहीं करते हैं जो सेबी के साथ जुड़ा हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रोकर, आप लोग जानते हो स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ब्रोकर चाहिए, है ना। बिना ब्रोकर का स्टॉक ब्रोकर, बिना स्टॉक ब्रोकर का मार्केट में नहीं आ सकते, है ना। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से, बीएससी एनएससी के थ्रू से मार्केट से कोई भी चीज परचेस, कोई भी शेयर परचेस करना हो, आपको ब्रोकर का हेल्प चाहिए, एंड दे प्ले अ मेजर रोल इन इंडियन स्टॉक मार्केट, है ना। तो कैपिटल मार्केट में ब्रोकर हो, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड, हाँ सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये लोग मार्केट को ऑपरेट करने में सेबी के साथ जुड़ के काम करते हैं और मार्केट को चलाते हैं बेसिकली। तो अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो क्या इनको पेनल्टी लगाया जाता है, यस। एडजुडिकेशंस मतलब क्या, इनको विचार, जो भी प्रॉब्लम है क्या विचार मिलता है गलत करने से या सही करने से, जो भी उनके साथ होना चाहिए। आइडेंटिफाई द एस्टेब्लिशमेंट जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी एंड प्रोसीडियर ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल, मतलब अगर मानो किसी के साथ एग्रीव्ड हो रहा है, मतलब किसी के साथ मानो कि गलत हो रहा है, तो उनके पास भी उतना मौका होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेबी के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है तो गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगा, नहीं सर। जिनको आप दोषी ठहरा रहे हो उन्हें भी मौका दो कि क्यों किया उन्होंने। अगर वो अपने आप को मतलब नॉट गिल्टी प्रूव कर पाता है तो उसका भी जगह होना चाहिए, उसके लिए सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स है, ठीक है। तो आज मैं ये सब बात आपके साथ करने वाला हूँ, ठीक है। पेनल्टीज के बारे में बात करूंगा, काफी डिटेल सेक्शन है सर, आपको काफी मजा आएगा कि क्या गलती से क्या सजा मिलता है। और आपको मैं सेबी का अकाउंट्स, फाइनेंस एंड ऑडिट के बारे में बात करूंगा। और फिर लास्ट में जाके सेबी एक्ट में मुझे आपके साथ जो बात करना है वो है सर सिग्निफिकेंट रेगुलेशंस गवर्नड बाय सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जो अभी आपके साथ मैं धीरे धीरे आऊंगा, अभी इतना जल्दी नहीं आना है, ठीक है। तो मोटा मोटी इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हम लोग क्या क्या पढ़ के आए हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। बहुत कुछ कर दिए, अगर किसी ने क्लास मिस करके रखे हैं, आप भूल गए, तो आप प्लीज फिर से एक बार क्लास गो थ्रू करें और आप देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। ये सब सेक्शन 11 डबल है ना, ये सब चर्चा मैंने किया था। पावर टू इशू डिरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी सेक्शन 11B, इसका भी चर्चा हुआ था। तो जो मैं बात अभी आपसे करने जा रहा हूँ वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया है, प्रोहिबिशंस प्रोहिबिशंस ऑफ मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में लास्ट वीक मैंने यही चर्चा किया, यस आ गया सर। फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ओके, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा सेबी का। सर एक स्पेशल केस लॉ भी आपके लिए रेडी रखा आज, ठीक है। ये थोड़ा पुराना केस है, थोड़ा पुराना मतलब बहुत पुराना नहीं, 2019 का एक सिचुएशन है, ठीक है, 2009 का, 19 का। व्हाई डिड सेबी बार वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। सेबी ने इंडिया के लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर पे किस तरह से
रोक टोक लगाया था, रेस्ट्रिक्शन लगाया था, और क्यों लगाया था, तो इसका भी आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको नाम बताओ तो आपको पता होगा, मैं क्लास में कई बार इसका डिस्कस किया, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग। हाँ सर, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग, तो ये आज का केस लॉ रहेगा सर, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन बिफोर दैट थोड़ा सा वेट करना है आपको, बिकॉज केस लॉ तो करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा आपको अकाउंट्स ऑडिट के बारे में बात कर ले। ठीक है, और ब्रोकर गलती करने से, रिसर्च एनालिस्ट गलती करने से, म्यूचुअल फंड कंपनीज गलती करने से, ठीक है, क्या सजा है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगा आज। आई होप कि बोझा যাচ্ছে कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज टेल मी सर। ओके, तो ग्रांट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देखो सर सेबी चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट पे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देता है, ठीक है, अनुदान जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं अनुदान देता है, ठीक है, हिंदी में भी बोलते हैं अनुदान देते, जो गवर्नमेंट की तरफ से सेबी को मिलता है, सेबी को उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, और सेक्शन 13 उसके बारे में बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इन दिस बिहाफ make to the board grant of such sums of money as that government may think fit for being utilized for the purpose of this act। तो जो भी उनको ठीक लगता है वैल्यूएशन करके ग्रांट दिया जाता है, और जो ग्रांट सेबी को मिलता है वो सेबी के लिए फंड हो जाता है। ठीक है, सेबी को गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट मिलता है वो सेबी के लिए फंड हो जाता है, और ग्रांट मिला 13 सेक्शन 13 के हिसाब से, और फंड बन गया सेक्शन 14 के हिसाब से। तो देयर शैल बी कंस्टिट्यूटेड फंड टू बी कॉल्ड द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड। इस फंड का क्या नाम है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड, मतलब सेबी जनरल फंड, एंड देयर शैल बी क्रेडिटेड देयर टू ऑल ग्रांट्स फीस चार्जेस रिसीव्ड बाय द बोर्ड अंडर दिस एक्ट। जो भी ग्रांट फीस चार्जेस सेबी रिसीव करते हैं, सेबी का इनकम है, ठीक है, all sums received by the board from such other source as may be decided upon by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जहां जहां से सेबी को पैसा मिलता है वो सभी चीज फंड में सेक्शन 14 के तहत जमा करना पड़ता है। द फंड शैल बी अप्लाइड फॉर मीटिंग, फंड कहाँ यूज होता है, मीटिंग पे, जैसे कि द सैलरीज, मतलब किस किस मीटिंग, मतलब कौन से चीज इसके थ्रू से मीट किया जाता है, जैसे कि सैलरी, ओके, जो सेबी के तहत अलग अलग जॉब क्रिएट होता है, अलाउंसेस, अदर रेमुनरेशंस ऑफ मेंबर्स, ठीक है, आपको मैं मेंबर्स के बारे में पहले ही बात कर चुका, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑन द बोर्ड, द एक्सपेंस ऑफ द बोर्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 के तहत सेबी को जो जो काम करना पड़ता है, फंक्शंस करना पड़ता है, उसके एक्सपेंस के बारे में, द एक्सपेंस ऑन ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट। ठीक है, तो ये सभी चीजें फंड का इस्तेमाल के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट मीटिंग्स ऑफ सेबी लाइक सैलरी, अलाउंस, एक्सपेंस, ठीक है, मतलब सेबी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सेबी अपना खर्चा करता है। तो बहुत अच्छा बात है सर, लेकिन ठीक है, लेकिन इसके लिए सेबी को अकाउंट्स तो मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलेटरी बॉडी है, फंड मिलता है, सरकार फंड देता है, काफी पावर भी दिया है, तो अकाउंट्स एंड ऑडिट भी तो उनका होना चाहिए। तो सर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड इन कंसल्टेशन विथ कैग, जिसको हम लोग प्यार से कैग बोलते हैं, बट ऐसे तो नाम है CAG, फुल फॉर्म कौन बताएगा? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। थैंक यू सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑडिटर है सर, और कुछ नहीं। इनके पास सीए जैसा ही नॉलेज होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जितना नॉलेज होता है सीए जी के जो रहने वाले हैं, ज़्यादातर केस में जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड होते हैं यही लोग बाद में सीए जी का एग्जाम देके या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू से सीए जी में पहुंच पाते हैं ज़्यादातर केस में, या फिर आप यूपीएससी क्रैक करके, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वगैरह क्रैक करके आप सीएजी के जॉब के लिए जा सकते हो। सीएजी का अलग एग्जाम भी होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स वगैरह का एग्जाम भी होता है, बट नॉलेज एकदम इक्विवेलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो डाउट सर। नाउ पॉइंट इज दैट ये जो कैग है, जो गवर्नमेंट ऑडिटर है, ठीक है, सेबी है, सेबी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिटर करते हैं, और गवर्नमेंट ऑडिटर कौन है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ पॉइंट इज दैट board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the central government in consultation with the comptroller and auditor general of India। ठीक है, audit accounts of board, the accounts of the board shall be audited by the comptroller and auditor general। नॉर्मल सीए नहीं कर सकते, इनका ऑडिट जो है सीएजी करेगा। ठीक है, नॉर्मल जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे आप लोग हर जगह में देखते हो, फाइनेंस ऑडिट का काम सीए से करवाना पड़ता है, कॉस्ट ऑडिट का काम सीए में से करवाना पड़ता है,
सेक्रेटरियल ऑडिट का काम सीएस से करवाना पड़ता है, बट ये जो ऑडिट का बात मैं कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑडिट का बात है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट का बात है, ये सीएजी करता है एट सच इंटरवल्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय ही, मतलब जो भी सीएजी के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब से स्पेसिफाई किया गया है, एंड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद सच ऑडिट शैल बी पेबल बाय द बोर्ड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब इस पर्टिकुलर ऑडिट करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सेबी को करना पड़ेगा, ठीक है, सेबी ये ऑडिट का खर्चा उठाएगा और ये पेमेंट करेगा सीएजी को, सिंपल बात है सर। राइट एंड प्रिविलेजेस, the Comptroller and Auditor General of India and other person appointed by him in connection with the audit of accounts of the board shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the CAG has in connection with the audit of the government accounts, and in particular shall have right to demand the production of books। जो चाहिए, ठीक है, CAG को जो जो चीजें चाहिए ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेबी को देना पड़ेगा, किसको, CAG को। मतलब आपको ऑडिट में हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमेशा कोऑपरेट करना पड़ेगा भाई। नॉर्मल जब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे ऑडिट करने जाओगे ना, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन पे भी जा सकते हो, कोई बात नहीं है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन सीएस से भी ऑडिट करवाते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं। तो आप जब भी कहीं पर भी जाओगे, प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट पे जाओ, ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना सर, आप जब जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको जरूरत का जो भी चीजें हैं आपको प्रोवाइड करें। तो शैल हैव द राइट टू डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, connected vouchers and other documents and papers to inspect any of the offices of the board। ठीक है, किसी भी ऑफिस, बोर्ड के किसी भी ऑफिस को इंस्पेक्ट करने का पूरा पावर कैग के हाथ में है सर, ठीक है। मतलब कैग ये नहीं बोल, मतलब सेबी ये नहीं बोल सकता नहीं आप उसको नहीं देख सकते, आप इसको नहीं देख सकते, ऐसा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो राइट एंड प्रिविलेजेस सीएजी के पास होते हैं और सेबी को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो रिसेंटली एनएससी स्कैम आप लोगों को खबर है ना, ये सब तो इसी तरह से ऑडिट करके ही पता चल जाता है ना। ये जो रिसेंट जो एनएससी स्कैम चल रहा है, खबर है कि नहीं है, प्लीज टेल। ये चित्र रामकृष्णा है ना, चित्र रामकृष्णा, इन्होंने जो रिसेंट स्कैम किया एनएससी में, मतलब एक्चुअली ये 2013 से 16 का है, बट ये स्कैम अभी बाहर निकल के आया बिकॉज आप मतलब जब तक पूरा प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक आप उसको स्कैम तो नहीं बोल सकते ना। अभी इनको अरेस्ट भी किया गया है ना, अभी इनको अरेस्ट भी किया गया, अरे खबर है कि नहीं है? सर है ना। ये देखो सर कितना सारा स्कैंडल है, देखो 1992 हर्षद मेहता, हाई प्रोफाइल स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, बिग बुल, वाज चार्ज्ड विद फनेलिंग 2 बिलियन ऑफ बैंक्स इन इक्विटीज इनटू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पुराना केस है, ठीक है। रिसेंटली आप देख सकते हैं ये चित्र रामकृष्णन जी पे भी किस तरह का फ्रॉड किया है, एनएससी का सारा मतलब डेटा बाहर किस तरह से लीक किया, हाँ, हिमालयन योगी के नाम पे, ठीक है, ऐसे ऐसे अनऑथराइज्ड पर्सन को बिजनेस बना दी, मतलब बेसिकली बिजनेस में बिठा दिया जिनका कोई मतलब नहीं है और पूरा फ्रॉड है, इतना प्रॉफिट दिखा रहे हैं और ऑडिट में भी उसको साइन करवा गया। अराउंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, चित्र रामकृष्ण वाज प्रैक्टिकली हर ओन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द बोर्ड्स। शी हेल्प्ड शेप इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज, ओपनिंग trading to a growing middle class and serving as its first female chief in 2016। she stepped down a high praise for her startling contributions। बहुत प्रेज मिला, अवार्ड भी मिला इनको बहुत सारा, ठीक है, लेकिन इतना घोटाला कैसे हो गया फिर? हाँ, हम लोग को समझ में नहीं आता ना सर, जब अवार्ड मिलता है तो ऐसा लगता है कि भाई क्या किया, फिर बाद में सरसों के अंदर भूत कहाँ से निकल के आ जाता है, ये समझ में आना मुश्किल हो जाता है। सर से बिग थिंग सर, हमेशा ना ये चकाचौंध में ना घूमना नहीं चाहिए, कुछ रियल लाइफ कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, जो दिखता है वो उतना है नहीं, बट द रेपुटेशन ऑफ वुमेन nicknamed Queen of Boards along with the multi-billion dollar exchange took a shocking tumble last month। जो आप लोगों को पता है सर, मैं तो बस एक बार याद दिला रहा हूँ, ठीक है, जो लास्ट मंथ में ये पूरा स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया। शॉकिंग टम्बल लास्ट मंथ, इंडियन अथॉरिटीज accused रामकृष्णा क्राइम्स रेंजिंग फ्रॉम इवेडिंग टैक्सेस, ठीक है, टैक्स इवेड किया, more bizarrely leaking confidential information for years to an unnamed spiritual guru living in the mountains, ठीक है, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं था। The strange tale of mysticism meets technology reveals what could be a complete breakdown of security and best practices at the nation's largest bourses, मतलब national stock exchange। With the overhang and messy investigations, bankers in India said the new allegation may not just delay the exchange much awaited initial public offering, but also hurt its growing cloud in the global equity market। मतलब एक्चुअली एनएससी का
स्टॉक मार्केट का मतलब आईपीओ आने वाला था, ठीक है, लेकिन इतना प्रॉब्लम चलेगा तो एनएसई खुद, जैसे बीएसई का आईपीओ आ चुका है, आप लोगों को पता है 3-4 साल पहले बीएसई अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर दिया है। इवन लास्ट ईयर स्टॉक मार्केट ग्रुप में मैंने इसके बारे में बता भी दिया था कि इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लोग को इन्वेस्ट करना था, ठीक है, बीएसई में। तब इसका दाम चल रहा था सर 2021 के मिड में 200 समथिंग, 200-300 के आसपास चल रहा था, और अभी आप देख सकते हो 900 चल रहा है बीएसई का शेयर, ठीक है, मतलब एक साल में ऑलमोस्ट 167% के आसपास ग्रुप में अभी भी है, मिल जाएगा आपको बीएसई डेटा। तो इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट ग्रुप में चलता है, ये ऑल नो सर। नाउ पॉइंट इज दैट ऐसे बीएसई की तरह एनएसई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने का एक बातचीत चल रहा था, लेकिन इतना प्रॉब्लम के साथ वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा। सो नाउ देयर इज अ बिग थिंग जो बाद में खबर निकलते हैं लेकिन अंदर का बात चलता है। तो ओवर सेवरल, पेन का क्या प्रॉब्लम हो गया, एक सेकेंड सर। Okay. Several tumultuous week and authorities arrested Ramakrishna, 59 years, and Anand Subramaniam, her former colleague, and who has been accused of criminal misconduct. Tax authorities searched their homes this month. Ramakrishna's successor and the exchange current chief executive Bikram Limai said he would step down when his term ends over the summer. The NSE has invited application through March 25 for a new leader. Okay. So आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना तरह का प्रॉब्लम हमें सामने को दिखता है, और जो मार्केट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, और सेबी को ये हर चीज़ देखने का ज़रूरत पड़ता है। और ये सब क्या प्रॉब्लम हुआ है, फंड को लेके ना प्रॉब्लम हुआ है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, फंड को लेके ही प्रॉब्लम है। Credibility is at stake. Sanjeev Agarwal, a judge, said this month at a court hearing in New Delhi, who will invest in India if scams like this happens? That's a big question, na sir? Point to be noted. अगर फाइनेंस में, अकाउंट्स में घोटाला होता जाएगा, वो भी बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज के मेन क्वार्टर मतलब हेडक्वार्टर में घोटाला होगा, तो फिर भारत में कौन इन्वेस्ट करेगा? विश्वास का बात है सर। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये करप्शन खत्म होना चाहिए हर फील्ड से, हर एक फील्ड से करप्शन खत्म होना चाहिए। अब कोई बोलेगा सर कैसे खत्म होगा, सर होगा, ऐसे बड़े बड़े सामने आ रहे बड़े बड़े खेल, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग का खेल भी बताऊंगा आपको, हो रहा है, बट पब्लिक को भी समझना होगा, लोकल स्टेट्स को भी समझना होगा, ठीक है। मतलब ये जो अपने फायदे के लिए बात सिर्फ करने से नहीं होगा, रियल वे में करना होगा। जैसे सेबी का ये एनएससी का स्कैम बाहर तो आ रहा है ना सर, ठीक है, ये सब चीज बाहर आना जरूरी है, नहीं तो एक स्कैम कंट्री की तरह बन जाएंगे, ठीक है। बट करप्शन मेरे हिसाब से भारत में पहले से काफी डे बाय डे डिटोरिएट हो रहा है, ये साउंड गुड सर। और जिस दिन आप देखोगे कि स्कैम कम होता जाएगा, उस दिन आप इतना समझ लीजिएगा कि कंट्री मूव ऑन करेगा ही करेगा। और जितना कंट्री स्कैम के अंदर बांधता जाएगा, ठीक है, आप समझ लीजिए कि कितना भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना, मतलब डिंग ना हका दो, मतलब डिंग हकाना समझते हो ना, मतलब बड़ा बड़ा बात कितना भी कोई भी गवर्नमेंट कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, वो कंट्री अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्कैम में पूरा का पूरा फंसा हुआ है, ठीक है। स्कैम मतलब सेटिंग, हर जगह में सेटिंग, डुप्लीकेसी, ठीक है। ये जितना जल्दी खत्म होगा सर उतना अच्छा। NSE did not respond to request for comment in a statement. The exchange said it was cooperating with investigators and had made management changes in recent years. Lawyers for Ramakrishna and Subramaniam did not return message and call seeking comment. The pair have denied wrongdoing in court. अच्छा, deny किया है। Ramakrishna told regulators that nothing untoward happened with the guru, linking their conversation to informal council of coaches. मतलब ऐसा तो आप नहीं बोल सकते ना कि मैंने हिमालयन गुरु को दिया जिनका गुरु का कोई अस्तित्व तो नहीं है, मतलब आप कुछ भी बोलोगे क्या? हाँ, तो बेसिकली informal counsel from coaches, mentors and other seniors in this industry. The drama intensified in February when the Security Exchange Board of India released a 190-page regulatory order disclosing that Ramakrishna had sent sensitive information to an outsider described as a yogi in the Himalaya. मतलब कुछ भी. In an interview for that report, Ramakrishna said the figure guided her hand as chief executive, a role she served in 2013-2016. The yogi was non-corporeal, she said, but corresponding using the email address इस तरह का कुछ ईमेल यूज किया, which combines the name of the three religious texts. रामकृष्ण referred to the guru as स्वामी जी and your lordship, इस तरह से उन्होंने कहा था, ठीक है। And सेबी ने क्या बोला? सेबी alleged that the yogi had turned Ramakrishna into a puppet, ठीक है, remotely,
controlling finance and steering promotions in 2013. For instance, she hired Subramanian. ठीक है, किसने? चित्र रामकृष्ण ने. The SEBI said he had no experience in capital market. सुब्रमण्यम का कैपिटल मार्केट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उनको कैसे हायर किया गया? He was later promoted to chief operating officer at the advice of the Yogi. According to the report, employees said Subramaniam had enormous influence. One Indian news outlet referred to him as a modern day Rasputin like figure. ठीक है, तो I don't know इसका एक्चुअल क्या मतलब निकालना चाहता है. The identified Yogi has become a key pressure point, dividing the country's authorities and deepening the mystery of what happened behind the closed doors. Among the most touted theories is that Subramani was actually the Yogi and that he had duped Ramakrishna. A conclusion made by Ernst and Young, ये भी एक बहुत फेमस आपका चार्टर्ड फर्म है, आप लोग जानते हो, इंटरनेशनल ऑडिट फर्म है EY, which was hired by the exchange to investigate. ठीक है, EY को भी बुलाया गया, भाई अकाउंट्स चेक करो. SEBI contested that claim, winning the 190-page order, writing the 190-page order that there was still no conclusive evidence linking Subramaniam to the email address. ठीक है, ये सब बात समझ बाहर आ रहा है सर. ठीक है, अब बहुत बड़ा केस है, आप बाद में थोड़ा पढ़िएगा. अच्छा, समझ में आ रहा है कि अकाउंट्स वगैरह क्लियर कट नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. चौथा, अनिमेश, ज्योति, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो. है सर. नाउ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ बोर्ड. ठीक है, तो ये इज अ वेरी बिग थिंग सर, राइट एंड प्रिविलेज. अच्छा, सर्टिफाइड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट टू बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने का कॉन्सेप्ट है सर्टिफाइड. The accounts of the board as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually the central government and that government shall cause the same to be laid before each house of parliament. समझ में आ रहा है सर? सेबी का रिपोर्ट, अकाउंट्स का रिपोर्ट, दोनों पार्लियामेंट हाउस के हम सामने आना चाहिए. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कंट्री. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा प्रॉपरली नहीं होता है, अगर ऐसा प्रॉपरली नहीं होता है तो पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन है सर. ठीक है, मतलब आपको इसका सजा भी मिलेगा और उसका विचार भी होगा. ठीक है, एडजुडिकेशन मतलब विचार, विचार व्यवस्था. ठीक है, विचार व्यवस्था पे विश्वास जिस दिन उठ जाएगा ना, उस दिन समझिएगा देश खतरा में आ गया सर. विचार व्यवस्था एक प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है, और सच्चाई सामने आना चाहिए. सच्चाई से मुंह जितना मोड़ेंगे ना हम लोग, उतना दूर रह जाएंगे, चाहे किसी भी तरह का सच्चाई हो, हर तरह का. एक प्रॉब्लम हो गया सर आजकल हमारे सोसाइटी में, हम लोग सच को छुपाना चाहते हैं और कहते हैं एडजस्ट कर लो. सच बाहर आने से प्रॉब्लम क्या है ना, दंगा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा. अरे भाई, हंगामा होने दो. क्यों? बिकॉज जितना आप ट्रुथ को छुपा के रखोगे ना, उतना ही वो ब्लास्ट करेगा, और ऐसा ब्लास्ट करेगा फिर कोई उपाय नहीं रहेगा. तो ट्रुथ छुपाने का, किसी भी तरह का ट्रुथ, ठीक है, जो देश के लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है, वो ट्रुथ हमेशा बाहर ही आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये देश का मैटर है, समाज का मैटर है. छुपा के क्या होगा सर? छुपाने से मुश्किल है, जितना छुपाओगे. ठीक है, ऐसे बंगाली में कहावत है, साग दिए कि माछ ढका जाए, है सर, वेरी फेमस एक कहावत है. मतलब आप मतलब मछली जो है उसको साग से नहीं ढक सकते, साग दिए माछ ढका जाए ना. तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम बाहर आना बहुत जरूरी है. और हर चीज को जब एडजस्ट कर लेते हैं ना हम लोग, नहीं ठीक है छोड़ो, एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ चुप हो जाते हैं. नहीं, क्यों चुप हो जाए? चुप करके मुश्किल बढ़ता है सर. ओके, देखो, पेनल्टी और फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एटसेट्रा. सेक्शन 15A, if any person who is required under this act or any rules or regulation made there under. तो चलो 15A, इसे लंबा लिस्ट है, 15A से 15H तक का लिस्ट है. मैं आपको लिस्ट अभी बता देता हूँ, रुको. बिग लिस्ट पेनल्टी का, जो 15A से 15H तक जाता है. ठीक है, 15A से 15H का लिस्ट है, जिसमें अगर आप प्रॉपरली रिटर्न फाइलिंग, जो भी आपका मतलब सेबी का काम है, वो अगर प्रॉपरली नहीं करता है, या सेबी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन पे पेनल्टी का एक लंबा लिस्ट है. तो लिस्ट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं. पेनल्टी कब होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है. ठीक है, इसका एक क्लियर कट जानकारी होना थोड़ा जरूरी है सर. चलो, adjudications, if any person
who is required under this act any rules regulations made thereunder to furnish any document written or report of the board fails to furnish the same or who furnishes or files false, incorrect or incomplete information, written report, books or other documents, ठीक है। ये जब भी जितना देरी मतलब जो भी गलती होंगे, ठीक है, उसके लिए उनको लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा। ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख से कम नहीं, बट व्हिच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज फॉर ईच डे, हर दिन का 1 लाख, एंड कंटिन्यू सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ तक फाइन हो सकता है, ठीक है। अगर सेबी का इन्फॉर्मेशन फॉल्स होता है, इनकरेक्ट होता है, ठीक है, जो भी ये अगर बोर्ड से होता है तो जो भी बोर्ड के मेंबर रहेंगे उनको ये पेनल्टी लगेगा। टू फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द रेगुलेशंस, fails to file return or furnish the same within the time specified thereunder, if the regulations or who furnishes files false, incorrect और incomplete information, written report, books or other documents, ठीक है। अगर फिर से आप ऐसे गलती करते हो, again he shall be liable to fine penalty which shall not be less than 1 lakh rupees, which may extend to 1 lakh rupees for each day during which such subject failure and maximum of 1 crore rupees, again ऐसा ही बात कहा है। एंड और किस केस में हो सकता है, तो मेंटेन, अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते या फेल्स टू मेंटेन हो जाते हैं, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे, फेल्स टू मेंटेन हो जाओगे, तब भी आपको फाइन देना पड़ेगा, बिकॉज आप पब्लिक का कंट्रोलर हो सर, पब्लिक का रेगुलेटर हो, आपका अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीस बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस फॉर ईच डे व्हिच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ रुपीस, ओके। सो ये तो आपको एक आइडिया लग ही गया कि अगर प्रॉपर वे में अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइल होता है, बुक से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, या आधा डॉक्यूमेंट जो भी जरूरत के हिसाब का चीज अगर गलत, बेसिकली गलती करने से आपको 1 लाख से नीचे तो फाइन नहीं होगा, हर दिन का गलती, जितना दिन गलती चलेगा 1 लाख करके फाइन लगेगा, ठीक है। ईच डे कंटिन्यू, फॉर ईच डे कंटिन्यू एंड मैक्सिमम 1 करोड़ तक जा सकता है। पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद क्लाइंट जो 15B में बोला है। पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवांसेस 15C में बोला है। मैं आगे आगे और बताता हूँ। पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट्स इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स अगर कुछ भी गलती करते हैं, ठीक है, तो 15D में बोला है, ठीक है। 15D म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। फिर आपका आता है 15E जो पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले जो कंपनीज होते हैं उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहा जाता है या पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर आप देखो 15EA पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेक्शन 15EA, इनका जो भी फंड का कॉन्सेप्ट में अगर कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है, इनको 15EA के तहत पेनल्टी लगता है। फिर आप देख सकते हो पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट, अगर एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट आपने कुछ गलती कर देते हो, ठीक है, उसमें अगर कुछ डिफॉल्ट हो जाते हैं तो सेक्शन 15EB के तहत आपको पेनल्टी लग जाता है। सर कितना, सर वेट करो बताते हैं। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सर ये तो बहुत बड़ा बात है, स्टॉक ब्रोकर को लेके हम बहुत चिंता में होते हैं हम लोग। सर अगर स्टॉक ब्रोकर से गलती होता है तो उनको भी पेनल्टी लगा जाता है, इसलिए मैंने ये कार्बी का केस मैं आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज वेट, कार्बी ने क्या गलती किया था, ठीक है, क्या गलती किया था, कार्बी पे क्या हुआ, उसका आपको एक नॉलेज मिलेगा, ठीक है। सो वेट करो सर बताते हैं। अच्छा तो 15A में स्टॉक ब्रोकर के पेनल्टी के बारे में बात किया। 15G में इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण अगर कुछ होता है, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग सेक्शन 15G, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग के जो गलती होगा उनका सजा मिलेगा। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स सेक्शन 15H एंड पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस 15HA, ठीक है। एंड लास्ट में है 15HAA पेनल्टी फॉर अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ऑफ रिकॉर्ड्स, फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ रिकॉर्ड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस प्रोटेक्ट करने में फेलियर होते हो तो भी आपको पेनल्टी दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप बैकअप नहीं रखते प्रॉपर्ली। एंड पेनल्टी फॉर कंट्रवेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है, जिसके लिए कोई प्रॉपर सेपरेट पेनल्टी नहीं बोला उसके केस में भी पेनल्टी लगा जा सकता है सेक्शन 50H(b) के तहत। सर थोड़ा सा पेनल्टी का डिटेल्स तो बताओ, अलग अलग केस तो नजर आ रहा है लेकिन किसके केस में क्या है वो तो थोड़ा बता दो। चलो सर मैं थोड़ा सा आपको समरी के हिसाब से बता देता हूँ, आपको एक क्लियर नॉलेज आ जाएगा। चलो फटाफट 15A, सर 15A में सॉरी
fails to furnish any document, return or report to the board, or furnishes or files false, incorrect or incomplete information, रिटर्न रिपोर्ट, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपको मैंने अभी बोला 1 लाख प्लस 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़ तक आपका पेनल्टी जाएगा। कब कब लग सकता है? जब आप कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करने में गलत करते हो, रिटर्न और रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड और फर्निश द फाइल्स फॉल्स रिटर्न फाइल करते हो, इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो, बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट का जो भी रिपोर्ट देते हो सब गलत या इनकम्प्लीट वगैरह देते हो, fails to file any return or furnish any information, books or other document within the time specified, or who furnishes or files false, incorrect or incomplete information, return report or other document, similar penalty। and अगर आप सेम टू सेम fails to maintain books of accounts and records है, तब भी आपको पेनल्टी वही 1 लाख प्लस 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़ तक आपको पेनल्टी लगाया जाएगा। सर 15B आपको क्या बोला? इफ एनी पर्सन registered under section 12 is required by the act to enter an agreement with his client, ठीक है, if any person registered under section 12 is required by the act to enter into an agreement with his client fails to enter into such agreement, अगर उसको जो भी एग्रीमेंट है उसको उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को अगर एंटर करने में कुछ भी गलत करता है तो उसमें भी 1 लाख प्लस 1 लाख पर डे प्लस अप टू 1 करोड़ तक जा सकता है। चलो सर 15B थोड़ा सा आपको मैं डिटेल्स में समझा देता हूँ। 15B look at this sir। If any person who is registered as an intermediary, okay, intermediary कौन होते हैं? बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का बात है सर। स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे मानो ब्रोकर, ठीक है, सब ब्रोकर, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मर्चेंट बैंकर, जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में इंटरमीडिएरी डिपोजिटरी जैसे कि NSDL, CDSL, ठीक है, जो इंटरमीडिएरी की तरह स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन्वेस्टर को मैच कराने में काम करते हैं, उनको इंटरमीडिएरी कहते हैं। ये स्टॉक मार्केट बेसिक्स में काफी डिटेल्स में समझाया जाता है नॉर्मल वे में कि कौन कौन होते हैं जो स्टॉक मार्केट को इंटरमीडिएरी की तरह देखते हैं। तो इफ एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज एन इंटरमीडिएरी एंड इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट with his client fails to enter into such agreement shall be liable to a penalty which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 1 lakh rupees for each day during which such failure continues and subject to maximum of 1 crore। so अगर कोई भी पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट बन रहा है और उस एग्रीमेंट का जो भी डेटा है वो अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी पेनल्टी लग जाता है। ठीक है, इन्वेस्टर ग्रीवांस, चलो इन्वेस्टर ग्रीवांस 15C में क्या बताती है ये भी देख लो। इफ एनी लिस्टेड कंपनी और एनी पर्सन, listed company or any person who is registered as an intermediary after having been called upon by the board in writing to redress the grievance of investors, मतलब grievance का कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसको redress करो, fails to redress such grievance within the time specified by board। ठीक है, grievance का क्या प्रॉब्लम है? grievance बोर्ड मतलब जो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक टाइम पीरियड होता है। तो ग्रीवांस अगर सॉल्व नहीं होता, ठीक है, जैसे ग्रीवांस बोर्ड हर फील्ड में होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ग्रीवांस का एक्चुअल मतलब क्या है? ग्रीवांस का मतलब रॉन्ग और हार्डशिप सफर्ड रियल और सपोज्ड व्हिच फॉर्म्स लेजिटिमेट ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट इन द पास्ट वर्ड मीन इन इन्फेक्शन कॉज ऑफ हार्डशिप। मतलब किसी को कोई भी दिक्कत हो रहा है वो ग्रीवांस रिड्रेसल में जाएगा, और अलग अलग फील्ड में वो ग्रीवांस रिड्रेसल कॉन्सेप्ट काम करते हैं। और जो भी बोर्ड ने बताया अगर वो टाइम पीरियड के अंदर वो नहीं करता है तो उसको भी फेलियर माना जाएगा। तो ग्रीवांस रिड्रेसल में इन्वेस्टर का कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर ठीक टाइम पे नहीं होता है तो उस कंपनी पे, सच कंपनी और इंटरमीडिएरी shall be liable to penalty which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 1 lakh rupees for each day during which such failure continues subject to maximum of 1 crore। सर सबका एक ही है क्या? हाँ सर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कुछ में भी कुछ अलग होगा, आप देख लो एक बार। सर म्यूचुअल फंड वाले का देख लो, पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट्स इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, बड़ा ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड मार्केट में, यू ऑल नो। ठीक है सर, कौन लायबल होता है नॉर्मली म्यूचुअल फंड के केस में? क्या गड़बड़ हो सकता है? इफ एनी पर्सन हु इज under this act any rules or regulations made thereunder to obtain a certificate of registration from the board for sponsoring or carrying on any collective investment scheme। ये म्यूचुअल फंड क्लास आप लोग जो लोग करते हो शाम को, ठीक है, सैटरडे इवनिंग को, आप लोगों को पता है कि कैसे स्पॉन्सरिंग होता है, ठीक है, फंड को स्पॉन्सर कैसे किया जाता है, इसका चर्चा तो म्यूचुअल फंड के बेसिक्स में ही करा के रखा, एकदम स्टार्टिंग लेक्चर्स वगैरह में, ठीक है। तो स्पॉन्सरिंग और कैरिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है सेबी का, जो
स्पॉन्सरशिप का जो रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर्स और कैरीज ऑन एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ रहे विदाउट ऑब्टेनिंग सच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिना सर्टिफिकेट मिलके अगर आप किसी भी तरह का स्पॉन्सरशिप करते हो तो ये एक तरह का गलती है। इसमें पनिशमेंट है सर, he shall be liable to a penalty which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to a 1 lakh rupees for each day during which he sponsored the carries on any such collective investment scheme including mutual fund subject to maximum of 1 crore rupees। सर एक ही पनिशमेंट है क्या? हाँ सर, पनिशमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है, बस हाँ डिफॉल्ट कहीं कहीं थोड़ा अलग है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड का डिफॉल्ट आपने देखा, विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप कोई स्कीम स्पॉन्सर करते हो, कलेक्टिव स्कीम स्पॉन्सर करते हो, तो ये आपका गलती माना जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड विद बोर्ड एज ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स फॉर स्पॉन्सरिंग और कैरिंग ऑन एनी इन्वेस्टमेंट स्कीम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी गलती है। He shall be liable to penalty which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 1 lakh rupees for each day subject to which such failure continues subject to maximum 1 crore rupees। Again पेनल्टी का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सेम ही बार बार दिखाई दे रहा है। रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड fails to make an application for listing of its scheme as provided for its regulations governing such listing। लिस्टिंग के बारे में जो बोला था स्कीम को, उसका प्रॉपरली गवर्नेंस नहीं हुआ है, गवर्नेंस प्रॉपर नहीं हुआ है, अगेन आपको सिमिलर काइंड ऑफ फाइन चार्ज करेगा। He shall be liable to penalty which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 1 lakh rupees per day, जितना दिन तक आपका गलती कंटिन्यू रहेगा, एंड मैक्सिमम 1 crore rupees। ठीक है सर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। Registered as a collective investment scheme including mutual fund fails to dispatch unit certificates, ठीक है। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे शेयर मार्केट में शेयर होल्ड करने से आप शेयर होल्डर बन जाते हो, म्यूचुअल फंड में आप क्या होल्डर होते हो? हाँ तो था ज्योति बोलो। यूनिट होल्डर, थैंक यू सर, ठीक है, आप यूनिट होल्डर होते हो। तो रजिस्टर्ड एज ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स फेल्स टू डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट ऑफ एनी स्कीम इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशंस गवर्निंग सच डिस्पैच, अगेन आपको पेनल्टी चार्ज करेगा। ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीस बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस फॉर ईच डे ड्यूरिंग व्हिच सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। सर ब्ला 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 एक ही बोलने से हो जाएगा क्या? सर ब्ला ब्ला बोलने से ही हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है म्यूचुअल फंड का गलती? Registered as a collective investment scheme including mutual fund fails to refund the application monies paid by the investors within the period specified in the regulations। मतलब अगर म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ रिफंड मिलना था, कि मे बी उनको स्कीम नहीं मिला या समथिंग लाइक दैट, तो रिफंड अगर टाइम पे नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर ये भी गलती माना जाएगा और सिमिलर पेनल्टी यहाँ पर भी ठोका जाएगा। Registered as a collective investment scheme including mutual fund fails to invest money collected by such collective investment scheme in the manner or with in the period specified in the regulations, similar penalty यहाँ पर भी है। So ये सब म्यूचुअल फंड का अलग अलग गलतियां हैं सर, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड करते हैं। तो इसका आपको एक आइडिया लग गया होगा और आपको पेनल्टी का भी अंदाजा जरूर लग गया होगा। सर पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आप लोगों को पता है कि ये सब म्यूचुअल फंड बनाने वाले कंपनी क्या होते हैं? एसेट मैनेजमेंट होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, है ना। एवरी सैटरडे क्लास में हम लोग काफी डिटेल्स में इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सो पेनल्टी ऑफ फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स रेगुलेशंस ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी, सेक्शन 15E का बात है, पर एनी एएमसी ऑफ ए म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट fails to comply with any of the regulations provided for restrictions on activities of asset management company, such asset management company shall be liable to a penalty which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 1 lakh rupees for each day during which such failure continues subject to maximum of 1 crore। सर पेनल्टी तो आपको रट चुका होंगे आपको। Penalty for default in case of alternative investment fund, infrastructure investment trust and real estate investment trust। Sir these are a type of mutual fund, but इनके जो भी पुल ऑफ या कलेक्टिव स्कीम बनते हैं ना, ये मेनली इस तरह का मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, इनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में, ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपका पैसा लगेगा या फिर रियल एस्टेट में लगेगा, ये सब मैं आपको क्लास में पहले भी बोला। फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शन इशूड बाय द बोर्ड, तो अगर आपने कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर किया आपको भी पेनल्टी लगेगा। सच पर्सन शैल बी लायबल टू पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीस व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस फॉर ईच डे ड्यूरिंग व्हिच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। और अच्छा सर बदल, थोड़ा बात बदल गया, 3 times the amount of gains made out of such failure, point to be noted सर। इसलिए हर एक पॉइंट पढ़ना जरूरी है क्या पता
कुछ कुछ बात निकल जाए। देखो सर बाकी सब चीज ठीक था, बट यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन आ गया। क्या एडिशन आ गया सर? मैक्सिमम 1 करोड़ और 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ गेन्स मेड आउट ऑफ ईच सच फेलियर। अगर कुछ फेलियर करके अगर आप उनसे ज्यादा मतलब और 3 गुना अगर आपने गेन किया, ठीक है, अगर आपने कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में, रियल एस्टेट में अगर कुछ भी आपने डिफॉल्ट किया, ठीक है, जो एज पर बोर्ड नहीं हुआ आपको रेगुलेशंस के हिसाब से, तो अगर आपने 3 गुना ज्यादा कुछ कमा लिया, तो वो 3 गुना जो हायर अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ गेन्स मेड आउट ऑफ सच फेलियर व्हिच एवर इज हायर, जो हायर होगा वही आपका मैक्सिमम पेनल्टी होगा। मतलब अगर 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ आपने गेन किया, तो 3 करोड़ आपका फाइन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर नाउ। हेलो, 15 EA थोड़ा सा अलग है फाइन का एरिया, क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन के अगर आप कुछ गलती करते हो तो, या रिसर्च एनालिस्ट बन के अगर आपने कुछ गलती करते हो तो सर कैसा गलती हो सकता है इनसे? सेक्शन 15EB का बात है सर। Where an investment advisor or research analyst fails to comply with the regulations made by the board, direction issued by the board, मतलब सेबी के डायरेक्शन के हिसाब से, such investment advisor or research analyst shall be liable to penalty which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 1 lakh rupees for each day during which such failure continues, subject to maximum of 1 crore। इनके केस में भी लगता है, ठीक है। मतलब एज ए रिसर्च एनालिस्ट, एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इसका भी NISM में एग्जाम होता है ना सर? NISM में जो लोग पढ़ाई करते हो आप लोग, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देर आर करेंटली NISM बहुत पॉपुलर हो रहा है सर, डे बाय डे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और ज़रूरत भी है इसका पॉपुलैरिटी। मैं 2013-14 से NISM के बारे में लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ। तब लोगों को लगता था कि मैं कुछ अपने हिसाब से बना के बोल रहा हूँ। जेन्युइन चीज़ आजकल ना लोगों को समझ में नहीं आता, जानते हैं ना, क्योंकि जेन्युइन चीज़ में दिखावट ही नहीं है और जो दिखावटी है, अगर उसमें बोलो कि भाई सॉल्ट लेक में या फिर कहीं पर प्राइवेट कॉलेज में जाके 10 लाख 15 लाख खर्चा करके पढ़ो, तो लोगों को लगता है नहीं ये कुछ सही बोल रहा होगा। और ये 1,500 का कोर्स में क्या वैल्यू है सर? हाँ ये देखो कितना दाम लेगा बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट NISM, एक एक एग्जाम का 1,500 2,000 मैक्सिमम 3,000 चार्जेस लेता है। बाकी कोचिंग जहाँ भी जरूरत है कोचिंग के लिए कोचिंग चार्जेस, और अदरवाइज आप खुद से करोगे तो 1,500 में ही आपको एक वैल्यूएबल लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप करेंसी डेरिवेटिव में काम करना चाहते हो, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज का, जो आजकल हम लोग इकोनॉमिक लॉ में फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी डेरिवेटिव के ऊपर बातचीत कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ तो था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर हम लोग करेंसी डेरिवेटिव के बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं। है सर FCRA। यस सर, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट का काम करोगे, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड हो या फिर शेयर मार्केट हो, ठीक है, इसमें रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है, जो कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन एग्जाम इसका भी होता है। अच्छा फिर आपका रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट जैसे कैम्स वगैरह कंपनी, ठीक है। फिर आपका आप देख सकते हो सिक्योरिटी इंटरमीडिएरी कंप्लायंस। अच्छा सर रिसर्च एनालिस्ट दिखाओ जल्दी जल्दी। ये म्यूचुअल फंड, करेंटली आप लोग जो म्यूचुअल फंड का पढ़ाई कर रहे हो ना सैटरडे क्लास में, ठीक है, ये इस तरह इसका कर रहे हो सर 5A, ठीक है, कहाँ गया 5A? ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन, ठीक है, या म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, ठीक है, ये फाउंडेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ले सकते हो यहाँ से। सर ये देखो म्यूचुअल फंड फाउंडेशन भी है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का और एक एग्जाम भी होता है, लेवल 2 भी होता है। अच्छा फिर आप देखो यहाँ पर ऑपरेशन डिपोजिटरी ऑपरेशंस, ठीक है, मतलब जो NSDL CDSL का ऑपरेशंस के बारे में है। सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट ये भी है। अच्छा ये देखो सर NISM 10A, ठीक है, दिस इज योर, अच्छा ये मार्चेंट बैंकिंग के ऊपर है, जो मार्चेंट बैंकिंग का काम होता है ना उसका भी सर्टिफिकेशन है, मतलब ऐसे लेवल में काम करने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। और ये देखो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इसका भी लेवल 2 लेवल है, एक लेवल 1 लेवल 2 दिखाई दे रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का 3,000 प्लस लगता है, मतलब 3,000 प्लस GST लगेगा। 150 नंबर का एग्जाम है, 135 में पास है, नहीं सॉरी 150 क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम मार्क्स 150 और नंबर ऑफ क्वेश्चन।
60% में पास है सर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है सर 25%। 3 साल का लाइसेंस है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस का भी एग्जाम आप दे सकते हो। रिसर्च एनालिस्ट एक भी एक बहुत अच्छा है। टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज के साथ आप रिसर्च एनालिस्ट का तैयारी कर सकते हो। रिसर्च एनालिस्ट कहाँ चला गया? रिसेंटली कुछ अच्छा आया है सर, एक टैक्स के ऊपर आया है। आप लोग टैक्स का अच्छा खासा नॉलेज लेते हो सर CSEMA के अंदर। तो रिसेंटली टैक्स में एक अच्छा आया है सर, ये टैक्सेशन एंड सिक्योरिटीज। मतलब सिर्फ ज्योति समझ में आ रहा है ना? ये टैक्सेशन एंड सिक्योरिटीज मतलब यहाँ पर सिर्फ वो कैपिटल गेन वाला चैप्टर आएगा। समझ में आ रहा है तथा? है सर। मतलब इसमें सिर्फ मतलब पूरा इनकम टैक्स में आप लोग जो पढ़ते हो उसका जो कैपिटल गेन चैप्टर है ना, ठीक है, वही वाला सिर्फ यहाँ पर आएगा। सिक्योरिटी मार्केट सर्टिफिकेशन 6 कार्टेज नॉलेज आमंग थी, छोड़ो। सिलेबस में देख लेते हैं एक बार कुछ है कि नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50, ये देखो सर, पहले आपको बेसिक शेयर मार्केट का नॉलेज लेना है जो आप सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन से भी ले सकते हो। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट इन टैक्सेशन, कैपिटल गेन, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अंडरस्टैंड द टैक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। इक्विटी, डेब्ट, ईसॉप, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, आजकल हम लोग इसमें भी कर रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। मतलब हर एक केस में क्या टैक्सेशन है, बस यही आपको मेनली यहाँ पर जानना है। मतलब सच बोलूँ तो सर, एक मतलब आप लोग जितना डिटेल्स में पढ़ाई करते हो उसका एक बच्चा चीज है ये। तो आप लोग अगर आप लोग अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो बस थोड़ा सा खबर रखा करो, और जैसे ही मौका मिले थोड़ा पढ़ के एग्जाम देके अपना क्रेडिबिलिटी बढ़ाया करो। क्या सर, कुछ गलत बोल दिया क्या? आप लोग जिस तरह का डिटेल्स में पढ़ाई करते हो ना सर CSEMA के अंदर, वो सारा चीज का एक थोड़ा सा स्पेशलाइज एरिया है और कुछ नहीं, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट का एक बार दिखा दो आपको। अरे कहाँ चला गया? खुद भी जानो, दूसरे को भी बोलो सर, क्योंकि ये सब जानकारी हमारे देश में लोगों को है नहीं। तो प्लीज आप लोग ही हो जो लोगों को बता सकते हो। स्टूडेंट को सही दिशा पे काम करना चाहिए। लोग फालतू का चीज करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। रिसर्च एनालिस्ट मुझे दिखाई नहीं दिया अभी। टैक्सेशन, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, रिटायरमेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, ये रहा 19 में है। NSM 15 दिखाई दे रहा है सर रिसर्च एनालिस्ट। चलो मैं आपको रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम का एक बार आइडिया देता हूँ क्या है इसके अंदर। ये देखो सर, सक्सेसफुल कंप्लीशन, नो द बेसिक्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, टर्मिनोलॉजीज, इक्विटी डेब्ट मार्केट, जो ऑलरेडी मैंने म्यूचुअल फंड क्लास कराते करा दिया। इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट का पूरा आइडिया दे दिया। ऊपर से जो लोग FM पढ़ते हैं उनको तो इक्विटी डेब्ट का पूरा आइडिया पता चल जाता है कि था ठीक बोल कि ना बोल। है सर। नो अबाउट द टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन अप्रोच, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। नो दी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो फाउंडेशन लेवल में और इंटरमीडिएट लेवल में CA लेवल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नो दी की इंडस्ट्री ड्राइवर्स, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशंस, ठीक है, मतलब जो कंपनी एनालिसिस के लिए जो बेसिकली आपका ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट का जो एनालाइज करने का, रेशियो एनालिसिस वगैरह का जो एरिया है, ठीक है। फंडामेंटल्स एंड रिस्क एंड रिटर्न वैल्यूएशंस, प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी, मतलब बेसिकली कंपनी का जो वैल्यूएशन करना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू से, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिसर्च रिपोर्ट, मतलब रिसर्च रिपोर्ट कैसे अच्छा है कि नहीं है इसका आइडिया। मतलब ये भी फंडामेंटल एनालिसिस है कि जब भी आप कोई कंपनी को एनालाइज करते हो तो उसके लिए एक रिसर्च रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि रिसर्च रिपोर्ट में कैसे कैसे क्वालिटी होकर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये है फंड रिसर्च एनालिस्ट का काम, ठीक है। तो आप लोग अगर टेक्निकल पढ़ रहे हो, रिसर्च फंडामेंटल पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे और इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, क्या क्या सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए? यूनिट नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिट नॉलेज ऑफ FM, यूनिट नॉलेज ऑफ फंडामेंटल्स और यूनिट नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट का नॉलेज है आपको ऑटोमेटिकली ये नॉलेज आ जाता है, और उसके बाद बस कुछ एग्जाम दिस रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस रिसर्च एनालिस्ट रिलेटेड करके एग्जाम में बैठ जाओ। आपको नॉलेज भी मिल गया, लाइसेंस भी मिल गया, आप काम भी कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो, अपना क्रेडिबिलिटी
सेबी लाइन पे काम करने के लिए, स्पेशली जो लोग सीएस का पढ़ाई करते हैं, सीए का पढ़ाई करते हैं, अगर उनको मानना है कि मानो मुझे फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाना है, मुझे सेबी के लाइन पे जाना है, तो अगर आप ये सब एग्जाम देके अभी से क्रैक करके रखते हो ना, और साथ में सीए सीएस कोई भी एग्जाम, सीए में कोई भी एग्जाम क्रैक करते हो, तो आप आराम से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो। बस मैं रास्ता दिखा दिया सर, सारे के सारे आपके ऑथोरिटी के अंदर है, आपके नॉलेज के इख्तियार के अंदर है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको समझ पाते कि नहीं पाते। बाकी चलो मैं आपको ब्रोकर का डिफॉल्ट का कहानी बता देता हूँ। तो जगह से रिसर्च एनालिस्ट के की करते हैं। हेलो, तो था बुझते पारली की पारली ना है सर। सर पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। सर स्टॉक ब्रोकर का क्या गलती होता है, जैसे कि फेल्स टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ एंड मैनर स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी एनएससी ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाने के लिए बोला था, सच ब्रोकर इज ए मेंबर, जिसका मेंबर बनना पड़ता है हर एक स्टॉक ब्रोकर को, बीएससी या एनएससी का या स्टॉक ब्रोकिंग का मतलब एक्सचेंज का मेंबर बनना पड़ता है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाने में, कॉन्ट्रैक्ट नोट इन द फॉर्म ऑफ मैनर जो भी स्पेसिफाई किया था बीएससी एनएससी ने या फिर स्टॉक एक्सचेंज में, अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उनको भी फाइन लग जाता है। अगेन ही शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीस which may extend to 1 crore rupees for which the contract note was required to be issued by that broker। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉट लेस देन 1 लाख है, बट पर डे 1 लाख का बात यहाँ पर है नहीं। हाँ, पर डे वाला पेनल्टी नहीं है, नो पर डे कॉन्सेप्ट, 1 लाख कम से कम और मैक्सिमम 1 करोड़, यही बोला है। fails to deliver any security or fails to make payment of amount due to the investors in the manner within the period specified the regulations। अगर इन्वेस्टर का कोई पैसा ड्यू रह जाता है ब्रोकर के पास, ठीक है, जो एक्चुअली इन्वेस्टर का पैसा है, तो ये अगर टाइम पे नहीं पेमेंट करता है ब्रोकिंग, तो फिर उनको भी पेनल्टी लग जाएगा। ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीस बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस फॉर ईच डे। अच्छा यहाँ पर ईच डे आ गया, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ रुपीस। चार्जेस an amount of brokerage which is the excess of the brokerage specified in the regulations। जो ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में कंपनी ने बोला है, अगर उससे ज्यादा चार्जेस करता है कंपनी अपने रेगुलेशंस पे, जितना ब्रोकरेज चार्जेस बोला है और एज पर सेबी के हिसाब से भी जो ब्रोकरेज चार्जेस है, स्पेशली कंपनी अपने हिसाब से जो ब्रोकरेज स्पेसिफाई किया है, अगर उससे ज्यादा ब्रोकरेज लेता है आपसे तो भी ब्रोकर को पेनल्टी किया जाएगा। ही शैल बी लायबल पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीस व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 टाइम्स। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड सर, 1 लाख 5 गुना बढ़ सकता है, 5 टाइम्स द अमाउंट ब्रोकरेज चार्ज इन द एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड ब्रोकरेज, ठीक है, व्हिच एवर इज हायर, इसमें से जो ज्यादा होगा वो पेनल्टी लग जाएगा। 5 गुना जो ज्यादा आपने पेनल्टी बेसिकली ब्रोकरेज एक्सेस चार्ज किया स्पेसिफाई के हिसाब से, उसके ऊपर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो ये है ब्रोकरेज का अलग अलग तरह का प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रॉपरली नहीं दे पाता है, अगर टाइमली इन्वेस्टर का कोई पेमेंट बाकी है, ड्यू है, वो पेमेंट नहीं करता है, अगर किसी भी तरह का ब्रोकरेज में घपला करता है, ठीक है, तो ब्रोकरेज को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सर आपको ब्रोकर का बात आया तो क्या कार्बी का कहानी बता दूं एक बार। कार्बी ने क्या किया था, 2019 का केस है, केस अभी 2020 के 21 में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चलो कार्बी स्कैम देख लो सर। कार्बी स्कैम, since this story allows us to talk a bit about the stock broking industry and its start cast, we will begin with some formal introduction and who better to start with the main lead the stock broker। stock broker का बहुत बड़ा रोल है, much like हमारा real estate broker की तरह। when you want to buy and sell shares publicly listed company, आपको ब्रोकर का हेल्प चाहिए सर, बिना ब्रोकर के हेल्प के बिना हम लोग मार्केट में शेयर परचेस या सेल नहीं कर सकते, इसका नॉलेज आप लोगों को है, ठीक है। Okay, you will have to use to broker to get this job done. They occupy a very special role in our stock market. Then there is a stock exchange where the transactions actually materialize, है ना। The broker communicates with the exchange on behalf of the client। हमारे एक behalf में broker exchange के साथ बात करते हैं, and the transaction is then executed on the exchange if everything checks out। ठीक है, सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज में क्लाइंट के बिहाफ में ब्रोकर कर लेता है। करेंटली वी हैव 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE, National Stock Exchange। Finally, there is the almighty regulator। कौन है regulator सर?
अलमाइटी रेगुलेटर जिसके पास सबसे बड़ा पावर है, सबसे ऊपर सेबी ना, हेलो, सबसे बड़ा रेगुलेटर कौन है? सेबी, जिसके बारे में हम लोग इतना सारा चीज पढ़ रहे हैं। नो सेबी का क्या केस है? द अलमाइटी रेगुलेटर whose sole responsibility is to maintain order, जिनका काम है ऑर्डर मेंटेन करना, you break the rules, अगर आप रूल तोड़ोगे सेबी विल फाइंड यू एंड विल पनिश यू, जो आपको मैं इतना देर से बोले जा रहा हूँ, रूल तोड़ोगे तो सेबी पनिश करेगा, एटलीस्ट दैट इज द मैंडेट, ये रूल के अकॉर्डिंग है। सो स्टोरी गोज दैट कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग ने क्या गलती किया है? सर, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड स्टॉक ब्रोकर मिसअप्रोप्रिएटेड शेयर्स ओन्ड बाय देयर क्लाइंट्स टू फंड देयर रियल एस्टेट आर्म। समझ में आ रहा है सर? कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग ने क्या मिसअप्रोप्रिएशन किया था? जो शेयर उनके क्लाइंट ओन करता था उनको उसने फंड किया रियल एस्टेट, मतलब कार्बी का एक रियल एस्टेट एरिया है, उस पर वो फंड को दिखाया। एंड वंस द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द एक्सचेंज इन क्वेश्चन हियर गॉट विंड ऑफ दिस, दे रोट टू सेबी सीकिंग एन इंटरवेंशन। एनएसई ने कार्बी के काम पे सेबी का इंटरवेंशन मांगा एंड रेगुलेटर कंप्लाइड। रेगुलेटर मतलब सेबी ने बोला, पासिंग एन ऑर्डर प्रिवेंटिंग कार्बी फ्रॉम एडिंग न्यू क्लाइंट्स, और बोल दिया कि कार्बी कोई न्यू ब्रोकर मतलब क्लाइंट जुगाड़ मत करना, मतलब लेना मत। मीनवाइल द ऑर्डर आल्सो मेक्स इट क्लियर दैट any new instruction issued by the broker to execute transactions on behalf of their clients will no longer be honored। अगर कार्बी कोई न्यू क्लाइंट लेता है तो उसको ऑनर नहीं किया जाएगा, ये सेबी ने बोल दिया। But before we delve deep into this issue, a brief onto the order itself. This is an ex parte and interim order, ठीक है? Meaning the notice has been issued based on allegation made by the NSE without the regulator having heard Kirby's side of the story. Kirby की तरफ से अभी भी कुछ बात सुना नहीं। In fact, Kirby will soon be allowed to respond to these allegations, मतलब वो SAT पे जाएगा, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल पे जाएगा और अपना जो भी मन का है उनकी तरफ से being heard, उनको भी अपना तरफ का बात सुनने का मतलब बोलने का मौका देना जाएगा। एंड देयर विल आल्सो बी फॉरेंसिक, ठीक है, मतलब फॉरेंसिक ऑडिट होगा, अब मोर थॉरो होगा, एनालिसिस ऑन द साइड, सो इट इज नॉट अ फाइनल लेन। लेकिन सर बाद में फाइनल हुआ और कार्बी दोषी पाया गया और कार्बी का ब्रोकिंग लाइसेंस भी छीना गया। कार्बी का स्टॉक ब्रोकर जो भी क्लाइंट थे कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग में, उनका अकाउंट को दूसरे जगह में शिफ्ट भी किया गया, ठीक है। तो एनएससी ने यहाँ पर क्या एलिगेशन लगाया था? बट द एलिगेशन मेड बाय एनएससी आर डैमिंग। कार्बी यूज शेयर्स ओन्ड बाय देयर क्लाइंट्स, क्या क्या गलती उनके अगेंस्ट में आया था वो देख लो। कार्बी यूज शेयर्स ओन्ड बाय देयर क्लाइंट्स एज कोलैटरल टू बोरो मनी, अपने क्लाइंट का शेयर बैंक में कोलैटरल की तरह दिया था एंड अपना रियल एस्टेट आर्म के लिए फंड जुगाड़ किया था। प्राइमा फेसी मतलब प्राइमरी नेट अमाउंट 1096 करोड़ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय Karvy Stock Broking Limited to its group company, that is Karvy Realty Private Limited, 1096 crore from 1st April 2016 to 19th October 2019. They also transferred shares from their clients' accounts to their own account. Client के account से अपने account में share भी transfer किया without using the stock exchange को बिना use करके। All these are in the direct contravention of the rules laid out by the regulator and SEBI. So SEBI has rightfully barred Karvy from executing transactions on behalf of their client until more clarity emerges. In the meantime, we have about 2.4 lakh Karvy clients who are desperately hoping that they don't lose money in the process. And actually किसी को पैसा lose नहीं हुआ। ये नया भारत है सर, ऐसे भारत में डुप्लीकेसी करने से पैसा डूबने का चांसेस उस दूसरे का है, आम आदमी का नहीं। इतना स्ट्रांग भारत हो रहा है, आप भरोसा कर सकते हो। डे बाय डे भारत एक ट्रांसपेरेंट कंट्री की तरह दुनिया के सामने पेश हो रहा है, इसका हमें प्राउड फील करना चाहिए। जब खराब था तो खराब था, जब अच्छा हो रहा है तो अच्छाई का बात होना चाहिए। एक के बाद एक स्कैम बाहर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं? बहुत सारा स्कैम है, बट बड़े बड़े स्कैम आ रहे हैं बस सामने, who are desperately hoping that they don't lose money in the process. One look at Twitter and you will see hordes of people complaining about unmade obligations and sham transactions. sham मतलब घोटाला, ठीक है, मतलब एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शंस हुआ ही नहीं है। So if you are a client hoping for more clarity on the matter, we will be have to direct live mint, ये live mint में भी खबर आया था, they have detailed article on which you will protect your interest, ठीक है। ये सब पुराना बात है सर, बट मैंने आपके सामने इसलिए इस पॉइंट को फिर से एक बार बोला, 2019 का कहानी, 20 का कहानी, ठीक है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि जब ऐसे सिचुएशंस मार्केट में आता है क्या होता है। And that leaves us with one last thing, the fallout. How do you bridge the trust deficit that will inevitably emerge as a result of the Karvy incident? Well, for one, stockbrokers need to be more transparent about their business dealings. Yes, ठीक है, जो पुराने टाइम पे
1956 के एक्ट के तहत जो चलता था, 92 के बाद उसको और डेवलप किया गया, एंड रिसेंटली और ज्यादा डेवलप किया गया, मतलब और प्रोटेक्शन इन्वेस्टर को मिलता है। इन व्हाट्स ट्रेडिशनली बीन एन ओपेक इंडस्ट्री shrouded in mystery, we probably need more communications। ठीक है, जो मिस्ट्री में चलता है वो नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, नॉट द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट ऑल सिंपली आस्क यू टू बाय एंड सेल मोर शेयर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर खरीदो बेचो, we need an honest disclosures about what is it that brokers are currently doing to protect their clients' interest. It does not matter if it is a bank, it does not matter if it is an online stockbroker, it does not matter if it is your neighbor from down the street. Ask them what they are doing to safeguard your interest. आपका पैसा कैसे वो सेफगार्ड कर रहा है, ये जानने का हक हमारा है, और ये डे बाय डे से भी देखभाल कर रहा है। गवर्नमेंट भी, एक्चुअली सेबी मतलब गवर्नमेंट, सेबी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी मतलब कोई अलग नहीं, सेबी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो दीज आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा खेल है सर, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत कुछ कर सकता है। इफ यू डोंट गेट कन्विंसिंग आंसर, ओके छोड़ो, कोई बात नहीं। तो बोलो सर, कुछ समझ में आया कार्बी केस? हेलो, Yes, sir. पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग सेक्शन 15G का बात है सर। एनी इनसाइडर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज। सर अगर इनसाइडर ट्रेडिंग कोई करता है, मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बोला था, जो कंपनी का अंदर का इन्फॉर्मेशन जो पब्लिश नहीं हुआ है पब्लिकली पब्लिश होने से पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप कंपनी के अंदर हो और आप लीक आउट कर देते हो और किसी ना किसी इन्वेस्टर को फायदा कर देते हो, और वो कोई आम इन्वेस्टर नहीं होता जो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, करोड़ों में डील करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर को अगर आप हेल्प करते हो जो मार्केट को मैनिपुलेट कर देता है, ये गलत बात है। जैसे कि हर्षद मेहता ने किया था, बट उस टाइम पे लॉ भी उतना टफ नहीं था, बट बाद में और भी बहुत सारे लोग करता है और पकड़ा जाता है। ठीक है, तो उसका देखभाल करना जरूरी है। Any insider shall be liable to penalty which not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 25 crore। इंसाइडर ट्रेडिंग का सजा बहुत बड़ा है, 10 लाख से कम का सजा नहीं होगा, 25 करोड़ तक जा सकता है, एंड 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ द इंसाइडर ट्रेडिंग व्हिच एवर इज हायर। 3 गुना, 25 करोड़ से भी 3 गुना, 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट करोगे उससे 3 गुना ज्यादा आपको पेनल्टी लग जाएगा। मतलब आपका घर बार बिक सकता है, आपको रास्ते में आके एकदम कटोरा लेके खड़ा कर देगा, ऐसा रूल है सर आज के डेट में। आइदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, चाहे आप खुद के लिए करो या आपके बिहाफ में, आप किसी और के बिहाफ में कंपनी का इन्फॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है अगर मार्केट में लाते हो तो इनसाइडर ट्रेडिंग का सजा 15G आपको दे देगा। कम्युनिकेट्स एनी पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव जिसके कारण मार्केट में प्राइस हिल जाएगा, शेयर मार्केट में इंफॉर्मेशन इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, शेयर का दाम 100 से 200 हो सकता है या 100 से 50 हो सकता है, कुछ भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एनी पर्सन विद और विदाउट इज रिक्वेस्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, counsels or procures for any other person to deal in any securities of any body corporate on the basis of unpublished price sensitive information, deals in a securities of a body corporate listed on any stock exchange on the basis of any unpublished price sensitive information and except as required in the ordinary course of business under any law। okay, तो ये है इनसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, पेनल्टी का कॉन्सेप्ट आपको पता चल ही गया। टेल मी सर, अनिमेश, ज्योति बोलो, तथा क्लियर हुआ? Yes, sir. पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स। अगर कोई कुछ एक्विज कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है किसी और कंपनी को, ऐसे इन्फॉर्मेशन का भी आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। नॉन डिस्क्लोज मतलब बताओगे नहीं तो मुश्किल में आ सकते हो। सेक्शन 15H इसके बारे में बात करते हैं। इफ एनी पर्सन हु इज रिकॉर्ड अंडर दिस एक्ट एनी रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर फेल्स टू डिस्क्लोज द एग्रीगेट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन द बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कौन कितना शेयर किसमें होल्ड कर रहा है, ही रिकॉर्ड्स एनी शेयर्स ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, मेक ए पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर शेयर्स एट ए मिनिमम प्राइस। ठीक है, make a public offer by sending a letter to offer to the share of holders of the concerned company, make payment of consideration to the shareholder who sold their shares pursuant to the letter of offer, he shall be liable to penalty which shall not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 25 crore rupees, 3 times of the amount profit made of such failure whichever is higher। मतलब अगर आप किसी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, जो भी करते हो, ठीक है, एक्वायर करते हो, एक्वाइज करते हो, मतलब अपने अधिकार में लेते हो,
ठीक है, जो दाम पे ले रहे हो उसका सारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी की तरह आप मतलब दुनिया के सामने आना चाहिए। ठीक है, नॉन डिस्क्लोज मतलब आपको पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सर किस तरह का ट्रेड प्रैक्टिस हो सकता है? 15H A, if any person indulge in fraudulent and unfair trade practices relating to securities, सिक्योरिटी रिलेटेड किसी भी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 25 crore rupees or 3 times of the amount of profit made out of such practice। 3 गुना जो भी प्रॉफिट आप करोगे उसका 3 गुना पेनल्टी आपको दिया जाएगा, जो भी ज्यादा होगा। 25 लाख ज्यादा होगा तो 25 लाख, या फिर प्रॉफिट का 3 गुना ज्यादा होगा तो 3 गुना। मतलब किसी भी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, इस तरह का किसी भी चीज को लेके आप कोई भी अनफेयर डील करते हो जो एज पर सेबी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं है। एंटी नेशनल है, जो एंटी गवर्नमेंट है, जो एंटी इन्वेस्टर्स है, ऐसा कुछ भी काम। 15H पेनल्टी फॉर अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रिकॉर्ड। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस प्रोटेक्ट नहीं करते हो, आपका जिम्मेदारी है। अगर वायरस खा जाएगा तो भी आपका जिम्मेदारी है, वायरस अपडेट क्यों नहीं किए भाई। हाँ, ये सब बताया जाता है सर, ये सब IT एक्ट में बोला गया है, साइबर क्राइम में बोला गया है। पेनल्टी फॉर अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा, नोइंगली ऑल्टर्स, जानबूझ के जो भी डिस्ट्रॉय करेगा, म्यूटिलेट्स करेगा, कॉन्सील करेगा, फॉल्सिफाई करेगा, मेक्स ए फॉल्स एंट्री इन एनी इंफॉर्मेशन record document including electronic records which is recorded under this act or any rules and regulations made thereunder so as to impede, obstruct or influence the investigation। देखिए जैसे चित्र रामकृष्ण के केस में पता चला, इंक्वायरी, ऑडिट, इंस्पेक्शंस, proper administrations or any matter within the jurisdiction of the board। For the purpose of this clause, a person shall be deemed to have altered, concealed or destroyed such information, record or document in case he knowingly fails to immediately report the matter to the board। जानबूझ के अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर फिर भी आप बोर्ड को नहीं बताएं, or fails to preserve the same till such information continues to be relevant by the investigation, inquiry, audit, inspection or proceedings which may be initiated by the board and conclusion thereof। अगर आपको पता है पर फिर भी आपने नहीं बोला तो भी आपको गलत माना जाएगा। ठीक है, तो डिम्ड मान लिया जाएगा कि भाई जानबूझ के नहीं बोला और इसका सजा बहुत भयंकर है। विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड टू डू सो, access to tries to access or denies or access or modifies access parameters with the regulatory data in the database without being authorized to do so, download the extract copies। आपका ऑथोरिटी नहीं है फिर भी डाउनलोड करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, कॉपी निकालते हो, रिप्रोड्यूस करते हो, किसी को ट्रांसफर कर देते हो, डेटाबेस में सिस्टम मेंटेन करते हो। ठीक है, आपका ऑथोरिटी नहीं है फिर भी आप कैसे कर सकते हैं। नोइंगली इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर वायरस, जानबूझ के, और अदर कंप्यूटर कंटेनमेंट इनटू द सिस्टम डेटाबेस एंड ब्रिंग्स आउट ए ट्रेडिंग हॉल्ट, जानबूझ के अपना कुछ फायदे के लिए या अपने रिलेटिव को फायदा देने के लिए। Without authorizations disturbs the functions of system database, knowingly damage, destroy, deletes, altered, diminishes in value or utility or affects by any means the regulatory data in the system database, knowingly provide any assistance to or causes any other persons to do any of the acts specified in clause A to F। A to F में अगर किसी भी तरह का गलती आप और बढ़ाते जाते हो, असिस्टेंट करते हो, मतलब आपको इस गलती करने में किसी को आप हेल्प करते हो, असिस्टेंट करते हो, तो आपको सजा मिलेगा। सजा कैसा मिलेगा? शैल बी लायबल टू पेनल्टी, जो 1 लाख से कम नहीं, जो एक्सटेंड हो सकता है 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच एक्ट। अगर गलती करके आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसका 3 गुना ज्यादा या 10 करोड़, जो ज्यादा होगा वो आपका पेनल्टी लग जाएगा। 1 लाख से कम तो नहीं है मिनिमम। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शंस, एक्सप्रेशन कंप्यूटर कंटेनमेंट, ठीक है, कंटेमिनेंट, कंप्यूटर वायरस एंड डैमेज शैल बी हैव द मीनिंग, जो आपको सेक्शन 43 ऑफ द IT एक्ट में पता चल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में एंड जनरल लॉ में पढ़ाई करते हैं, स्पेशली फॉर CS एग्जीक्यूटिव एज वेल एज CA में फाइनल लेवल। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड, 15HB, whoever fails to comply with any provision of this act, the rules of the regulations made or directions issued by the board thereunder for which no separate penalty has been provided। हो सकता है किसी चीज में कोई प्रॉपर पेनल्टी बोला नहीं है, shall be liable to a penalty which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 1 crore rupees। मतलब जहां पर कुछ भी प्रॉपरली बोला नहीं है बट फिर भी वहां पर गलती हुआ है, ठीक है, तो फिर उसके लिए कौन सा सजा रहेगा? उसके लिए कम से कम 1 लाख का फाइन और जो एक्सटेंड होकर 1 करोड़ जा सकता। ये बात याद रखना जो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, जहां कुछ बोला नहीं है लेकिन अगर लगेगा कि भाई ये गलत है, अगर बोर्ड को लगेगा, सेबी को लगेगा, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, तो कम से कम 1 लाख का फाइन और 1 करोड़ तक वो फाइन एक्सटेंड हो सकता है। तो काफी
बेहतरीन पेनल्टी है सर, बहुत ही भयंकर पेनल्टी का एरिया है। यहाँ पर समरी है, आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत वाइटल है। 15A से 15HB का एरिया यू मस्ट गो थ्रू सर, आपको मैं जरूर बोलूंगा एक बार जरूर गो थ्रू करें, ठीक है। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फाइल एडजुडिकेटिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी लगाने से पहले क्या क्या चीज देखा जाता है, बेसिकली कॉमन सेंस लगा देना। अमाउंट ऑफ डिसअप्रोप्रिएट गेन, आपने क्या कितना डिसअप्रोप्रिएशन डिसअप्रोप्रिएट गेन करते हो, अनफेयर एडवांटेज कितना उठाते हो। whenever quantifiable made as a result of the default, the amount of loss caused to an investors or group of investors as a result of default and the repetitive nature of the default, इसके बेसिस में पेनल्टी या सजा सुनाया जाता है, ठीक है। तो इसका 15J में बोला गया है। Establishment, jurisdictions, authority and procedure for securities appellate tribunal। अगर आपको लगता है, जैसे आपको मैं बोला कि आप एसएटी में जा सकते हो और ट्राइब्यूनल पे जाके केस कर सकते हो, जिसके बारे में सेक्शन 15K 15L, ठीक है, आपको बताते हैं। एसएटी के बारे में मैं बहुत बार बोला, आप लोगों को मैं इतना बोलूंगा, घर पे एक बार आप एसएटी के बारे में प्लीज गो थ्रू करो कि कैसे कैसे अपील किया जाता है। अगर आपको लगता है आप एग्रीड हो रहे हो, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप अपील कर सकते हो, ठीक है। अगर सेबी आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं तो आप अपील कर सकते हो, ठीक है। और अपील करने का टेक्निकल मेंबर वगैरह सब कुछ सेक्शन वाइज बोला है। आप लोग घर पे इसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार बता दूंगा आप लोगों को कि किस तरह से एसएटी पे आप एग्रीड होने के कारण अपील कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार यहाँ पर समरी देख सकते हो, हु मे फाइल एन अपील, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर, सेबी के ऑर्डर में अगर किसी को भी लगता है उनके साथ गलत हुआ है, और बोर्ड मेड अंडर दिस एक्ट और द रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर, मेड बाय एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर देयर अंडर दिस एक्ट ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कोई भी है, मैं प्रेफर एन अपीलेट टू सिक्योरिटी ट्राइब्यूनल हैविंग ए जुरिसडिक्शन इन दैट मैटर। मतलब जिस जुरिसडिक्शन का बात है उस जुरिसडिक्शन पे एसएटी पे सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका रूल्स रेगुलेशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और एसएटी कितना दिन के अंदर आपको इसका सजा सुनाएगा, अगर आप गलत हो तो आपको सजा सुनाएगा, अगर गलत नहीं हो तो आपको सजा से मुक्त करेगा। जो एक नॉर्मल कोर्ट का विचार होता है वैसा ही विचार यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एसएटी के कैसे अपील होता है, अपील के बारे में बताऊंगा। अगर ऐसे लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, और कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस है, इसके बारे में मैं सेक्शन 16 का एरिया है सेबी का, वो मैं बात आपसे करूंगा। मिसलिनियस एंड एसएटी के बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ जो बात करूंगा दैट इज एलओडीआर। सो वेरी इंटरेस्टिंग है सर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेबी में जो भी लिस्टिंग वगैरह होता है ना, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब जब कोई कंपनी आता है ना तो उसने काफी सारा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, स्कोप एंड इंट्रोडक्शन, कॉमन ऑब्लिगेशन, लिस्टेड एंटिटीज, जो कंपनी लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, क्वार्टर कंप्लायंस क्या है, एनुअल कंप्लायंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कमिटी अंडर एलओडीआर रेगुलेशंस क्या क्या है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एरिया है, 2015 का अपडेटेड रूल्स है सर, यू मस्ट नो, ठीक है। तो इस तरह से ये जानने के बाद इसी नोट के नीचे आपके लिए काफी सारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करना है, जो आपको सेबी के बारे में एक अच्छा आइडिया और नॉलेज दे देगा। अच्छा, मैं ये नोट शेयर नहीं किया, मैं नोट आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। आप लोग घर में जरूर देखिएगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक सैटरडे आई थिंक क्लास होगा। अगर बाई चांस नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूंगा। एक्चुअली नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा सा नहीं रहूँगा, थोड़ा सा मुझे एक दूसरे स्टेट में जाना है किसी पर्सनल रीज़न से, ठीक है, स्पेशली कुछ मेडिकल मैटर में। तो आई थिंक एक हफ्ता क्लास थोड़ा सा इधर उधर होगा, इधर उधर मतलब शायद ऑफ रहेगा, मैं आपको अभी पहले से थोड़ा बता दिया। ऐसे दूसरे क्लास में मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा क्लास ऑफ रहेगा, एक हफ्ता क्लास ऑफ रहेगा सर, ठीक है। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके तो यस सर। ओके ज्योति। अनिमेश, क्लियर अनिमेश? बोल। हाँ ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मैं नोट शेयर करता हूँ, आप घर पे गो थ्रू करो, लॉ को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। चलो फिर बाय, टाटा। सर আগের নোটটা একটু পাঠিয়ে দেবেন ওই সিকিউরিটি